तो दोपहर के 4 बज चुके हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लड़ाकू विमान राफेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया जाए। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैग रिपोर्ट दायर करने में चूक हुई है। कैग की रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। हम गायब पेज को भी रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। ये बात सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कही है। राफेल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसी मुद्दे पर अब सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाए। कुल मिलाकर राफेल पर घमासान लगातार जारी है और वहीं दूसरी तरफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कैग रिपोर्ट दायर करने में चूक हुई है। कैग रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। इन गायब हुए पेजों को भी सरकार रिकॉर्ड में लाना चाहती है। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने कहा है कि कैग रिपोर्ट दायर करने में सरकार के स्तर पर गलती हुई है, संबंधित एजेंसी के स्तर पर चूक हुई है, जिसके चलते कैग की रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। 3 पेजों को भी रिकॉर्ड पर सरकार लाना चाहती है। ये सरकार की तरफ से दलील दी है अटॉर्नी जनरल ने। संजीदा दस्तावेजों का प्रकाशन ऑफिस सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। इस तरीके से जो तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो तमाम दस्तावेज दुश्मनों के हाथ भी पहुंच सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि जिन दस्तावेजों को आधार बनाया याचिकाकर्ताओं ने वो बेहद संजीदा दस्तावेज है, वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार से बिना अनुमति के इन डॉक्यूमेंट्स को चोरी से हासिल किया गया है। इनका प्रकाशन ऑफिस सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है और एविडेंस एक्ट की धारा 123 के तहत इनको बतौर सबूत मान्य नहीं किया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। उनका यह कहना है कि जिन डॉक्यूमेंट्स का विरोध किया जा रहा है, जिनका हवाला दिया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और एविडेंस एक्ट के तहत इनको संरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही इन डॉक्यूमेंट्स का प्रकाशन हो चुका है। उनका यह भी कहना है कि सरकार आज भले ही सुरक्षा की दुहाई देकर इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में ना होने का हवाला दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार समय समय पर अपने फ्रेंडली मीडिया को इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करती रही है। लेकिन अरविंद, सरकार की तरफ से अब ये नया रुख की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दस्तावेजों का सार्वजनिक होना, दुश्मनों के पास पहुंच सकते हैं दस्तावेज। इस दलील पर सर्वोच्च अदालत का क्या कुछ रुख और याचिकाकर्ताओं की क्या दलील? देखिए, इस पर सबसे पहले सवाल उठाया जस्टिस संजय किशन कौल ने। उनका यह कहना था कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स कैसे हो गए, तो पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब इन डॉक्यूमेंट्स को याचिका का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। जस्टिस कुरियन जोसेफ का भी एक बड़ा अहम सवाल था। उनका यह कहना था कि 2005 में सरकार आरटीआई लाई और आरटीआई उन सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, उनको भी करप्शन के मामलों में जानकारी देनी होती है। तो लिहाजा क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं कि 2005 से पीछे की बात कर रहे हैं? यानी प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं वो सरकार की दलीलों से बहुत हद तक सहमत नजर नहीं आए हैं, लेकिन ये शुरुआती टिप्पणियां हैं। मामले को लेकर सुनवाई अभी भी जारी है। चलिए, तो सुनवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आतंक की। देश 1 महीने पहले मिले आतंक के सबसे बड़े जख्म का दर्द आज भी महसूस कर रहा है, लेकिन देश में मौजूदा राजनीतिक पार्टियां शौर्य पर सियासत करने से नहीं चूक रही। पुलवामा आतंक के हमले को अंजाम देने वाले संगठन जैश ए मोहम्मद के आका आतंकी मसूद अजहर पर चीन के वीटो इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि राहुल गांधी देश के दुखी होने पर खुश होते हैं। यूएनएससी में आतंकी मसूद के पक्ष में चीन का वीटो। भारत में राहुल गांधी की ट्विटर पॉलिटिक्स। बीजेपी का कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार। देश के दुख में खुश क्यों होते हैं राहुल गांधी? यूएनएससी में आतंकी मसूद अजहर को चीन के वीटो की वजह से एक बार फिर ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया जा सका। यह चौथी बार था जब चीन ने आतंक के आका अजहर मसूद को अपने वीटो पावर से बचा लिया। चीन के इस पैतरे पर जब देश के नेताओं को एकजुट होकर इसका कोई हल खोजना चाहिए था, ठीक उसी वक्त नेताओं की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के लिए लचीला रवैया रखने के लिए उलाहना दी। राहुल गांधी ने लिखा,
कमजोर मोदी चीनी राष्ट्रपति से डरे हुए हैं। चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। चीन के लिए पीएम की डिप्लोमेसी रही गुजरात में चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाना, दिल्ली में गले लगाना और चीन में उनके सामने झुक जाना। पीएम पर ऐसा कमेंट करते ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में बीजेपी ने कहा कि देश के दुखी होने पर राहुल गांधी को खुशी क्यों होती है। राहुल गांधी के चीन से अच्छे संबंध हैं तो उनको चीन से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति ट्विटर पर नहीं चलती। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते हैं, उनको समझा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। यूएनएससी में आतंकी मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने दिया था, जो कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब और कड़ी और बड़ी हो गई है, क्योंकि मकसद है सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि आतंक को जड़ से मिटा देना। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आतंक पर सियासत गर्माती रहेगी, ये मान लिया जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद? निश्चित तौर से अगर सुरक्षा परिषद की बात करें अनुराग, तो 12 देश हमारे साथ खड़े नजर आए। 5 में से 4 वीटो पावर देश हमारे साथ खड़े नजर आए और चीन ने भी आखिरी घंटे में फैसला लिया मसूद अजहर को बचाने का। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सियासत चल रही है और वो सियासत लगातार चल रही है। केंद्र सरकार की बात करें तो अभिनंदन की रिहाई के बाद अपनी पीठ ठोक रहे थे, तो कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी अहमदाबाद की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात करते हैं, तो रविशंकर बात करते हैं कि कैसे नेहरू ने गलती करी और नेहरू की गलती की वजह से चीन को वीटो पावर मिल गई। और वो बात करते हैं कि डोकलाम के समय में भी राहुल गांधी जब चीनी दूतावास में गए थे, जब चीनी दूतावास में बात हो रही थी, राजदूत से बात हो रही, तो किस तरीके से देखा जाए। तो निश्चित तौर से भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत से देश हमारे साथ नजर आ रहे हो, लेकिन हमारे ही राजनीतिक दल चुनावी माहौल में एक साथ नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। देखना होगा कि सियासत आतंक पर किस तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने सवाल क्या किए और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब क्या दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चीन भारत के खिलाफ, फिर भी प्रधानमंत्री चुप क्यों। रविशंकर प्रसाद ने नसीहत दी कि चीन से राहुल की दोस्ती तो समझाते क्यों नहीं है खुद राहुल गांधी चीन को, अगर दोस्ती का दावा अब तक करते आए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन से डरे हुए हैं, कमजोर हैं पीएम मोदी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2009 में चीन ने सबसे पहले प्रस्ताव लाए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल कहां थे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। गुजरात के दौरे का जिक्र कर रहे थे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब देश पीड़ा में होता है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खुशी होती है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार आगे भी बढ़ते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने मसूद को बचाया, फिर भी पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा, ये कहते हुए कि राहुल गांधी के ट्वीट पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं, सुर्खियों में आते हैं, जैश के दफ्तर में पढ़े जाते हैं। दिल्ली में गले लगाना, चीन में शी के सामने झुक जाना, यह आरोप राहुल गांधी का था चीन के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जो जैसलमेर से आ रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। देश में ही विकसित है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपको बता दें कि सेना और डीआरडीओ की मौजूदगी में इसका ट्रायल हुआ है और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक बड़ी उपलब्धि। उधर जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी असद अजहर मसूद पर वीटो इस्तेमाल करने पर चीन अब दुनिया भर के देशों की निंदा का सामना कर रहा है। चौतरफा घिरने के बाद चीन ने सफाई दी है कि मसूद के खिलाफ सबूतों की जांच में वक्त लगेगा। वहीं पाकिस्तान का झूठ फिर से बेनकाब हो गया है। आतंकी मसूद के एक अखबार में लेख लिखकर यह बताया है कि वो बीमार नहीं है, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अजहर मसूद इतना बीमार है कि घर से निकल भी नहीं सकता। आतंकी का साथ देने पर घिरा चीन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के झूठ से उठा पर्दा। आतंकी मसूद ने अखबार में लिखा अपना बयान। आतंकी मसूद बोला, मैं बीमार नहीं हूं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आतंकी अजहर मसूद इतना बीमार है कि घर से निकल नहीं सकता।
पुलवामा आतंकी हमले से अब तक ठीक 1 महीने तक मसूद भी चुप बैठा रहा। पर जैसे ही चीन के अड़ंगे के बाद मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया जा सका तो अजहर मसूद ने फिर से अपना फन फैला दिया और इस बार उसने अपना जहर पाकिस्तान पर ही उगला है। अजहर मसूद ने एक अखबार में लेख लिखकर कहा कि वो बीमार नहीं है, यानी एक बार फिर, और इस बार तो खुद आतंकी मसूद ने पाकिस्तान की असलियत उजागर कर दी। दूसरी ओर पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान सरकार में आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। यह कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कलदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। स्पीकर सिंध असेंबली को झूठे इल्जाम, एसेट्स बियॉन्ड मींस जैसे झूठे इल्जाम पे इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो। अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं, उस पे जरा जेआईटी बिठाए। जहां एक और पाकिस्तान पर उसके आस्तीन के सांप नहीं अपना जहर उगल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन ने मसूद पर सफाई देते हुए कहा कि अजहर मसूद के खिलाफ सबूतों की जांच करने में वक्त लगेगा, इसलिए उसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। पर इसकी वजह कुछ और ही है। पाकिस्तान में चीन का अरबों रुपया फंसा है। भारत को घरेलू मोर्चे पर घेरना चाहता है चीन। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान चुप है। चीन को डर है कि भारत पाकिस्तान के अच्छे संबंध उसके खिलाफ हैं। यही वजह है कि चीन हर बार आतंकी मसूद को लेकर भारत की राह में अड़ंगा लगाता है। लेकिन चीन को यह समझना होगा कि वो अपनी आस्तीन में जिस सांप को पाल रहा है वो एक दिन उसको जरूर डसेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, मसूद अजहर खुद लेख लिखता है, ये कहता है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। बिलावल भुट्टो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ही आतंक की फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सच एक बार फिर उजागर होता है। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो का ये बयान इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो खुद इमरान खान की पार्टी है उसके 3 मंत्री, उनके 3 वजीर आला जो हैं वो आतंकी जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ संबंध रखे हुए हैं। दूसरी तरफ खुद के जो मंत्री हैं वो बोलते हैं कि बीमार आदमी है, बीमार है, उठ नहीं सकता, और उसको आप खुद खुलासा करता है अजहर मसूद। यानी साफ है कि झूठ झूठ और झूठ सिर्फ पाकिस्तान को यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, और ये झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो राफेल की याचिका से जुड़ी है। राफेल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि सरकार की तरफ से यह दलील दी गई थी कि पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। यह दलील सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक पुनर्विचार याचिका को पर फैसले को सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखना होगा कि किस तरीके का अदालत का रुख रहता है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की साझा रैली होगी उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। एक बड़ी खबर, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खबर, जब सपा और बसपा दोनों राजनीतिक रैली को, कार्यक्रम को साझा करेंगे। 7 अप्रैल को यह रैली होनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबंद में, जहां पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक पार्टियां रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से तमाम तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। और इस बीच खबर थी कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार से उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा शुरू कर सकती हैं। हालांकि अब उनका कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया है। पर अब यह सवाल है कि क्या प्रियंका यूपी में बीजेपी के किले को फतेह कर पाएंगी? क्या वाकई प्रियंका गांधी एक बड़ी चुनौती के तौर पर
सामने खड़ी हो सकेंगी। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। निखिल, प्रियंका से किस तरीके की उम्मीदें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में खासकर? बिल्कुल, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साह में। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में कोई डिफीट कर सकता है तो वो प्रियंका है। प्रियंका ने भी स्ट्रेटजी भी इस तरह की अपनाई है जिस तरह से वो अपनी तमाम सधी हुई बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद एक बात साफ लग रहा है कि बीजेपी को लेकर उनका रुख साफ है। उनका कार्यक्रम लखनऊ में होना था, हालांकि राजभवन जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कल का समय दिया है कि कल प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, लेकिन अभी कंफ्यूजन के हालात हैं। जो एसपीजी की तरफ से जो कार्यक्रम जिला प्रशासन को दिया गया वो 17 तारीख को दिया गया। 3 कार्यक्रम उनके होने हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके अगले 3-4 दिनों में। एक तो उन्हें प्रयागराज जाना है, प्रयागराज में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना है। उसके बाद दूसरा जलमार्ग से उन्हें वहां से बनारस जाना है। बिल्कुल, तो राजनीतिक तौर पर सक्रियता कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी प्रियंका गांधी की। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। बात करते हैं अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिला है। भीषण तूफान के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोग जहां तहां अपनी गाड़ियों में ही दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। तूफान और उसके साथ हो रही बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां और घरों में मौजूद लोग भगवान से सलामती की दुआ मांगते रहे। इस बीच काफी संख्या में वाहन आपस में टकराए भी हैं, उनकी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अमेरिका के कोलोराडो और आसपास के इलाके में बर्फीले तूफान में फंस रहे 1100 लोग, 100 से ज्यादा गाड़ियां भी आपस में भिड़ी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है अमेरिका में। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।